कभी सोचा है भारत में पॉलिटिकल पावर यानी राजनीतिक ताकत असल में चलती कैसे है? मतलब पर्दे के पीछे क्या खेल होता है? तो आज हम कुछ एक्सपर्ट्स के एनालिसिस के आधार पर इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे आंकड़े से जो आपको चौंका देगा। 1.98 बिलियन डॉलर्स से भी ज्यादा। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स नाम के एक कह सकते हैं विवादास्पद पॉलिटिकल फंडिंग टूल के जरिए पार्टियों तक पहुंचाई गई। तो सवाल ये उठता है कि सारा पैसा गया कहां? देखिए, ये स्लाइड साफ साफ दिखा रही है कि इसका बंटवारा हुआ कैसे। सत्ताधारी पार्टी को मिला लगभग 60% हिस्सा, जबकि बाकी सारी पार्टियां मिलकर सिमट गईं 40% में। मतलब फाइनेंशियल ताकत का पलड़ा किधर झुका है, ये बताने की जरूरत नहीं। तो आज हम इसी पूरी कहानी को समझने वाले हैं। पहले देखेंगे कि ये नई सत्ता प्रणाली है क्या, फिर इसके 3 पिलर्स यानी पैसा, नैरेटिव और शासन, इनको एक एक करके समझेंगे और आखिर में नजर डालेंगे कि इस सिस्टम का भविष्य क्या हो सकता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। कई बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट्स का यह मानना है कि भारत में एक बिल्कुल नई तरह की राजनीतिक व्यवस्था, एक नया सिस्टम उभर रहा है जो पहले जो था उससे काफी अलग है। और इस नए सिस्टम को कुछ स्कॉलर्स एक नाम देते हैं बीजेपी सिस्टम। ये एक ऐसा टर्म है जो एक पार्टी के दबदबे वाले नए दौर को दिखाता है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम आज परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये हमें पास्ट और प्रेजेंट का एक सीधा कंपैरिजन देती है। स्कॉलर्स कहते हैं कि पुराना कांग्रेस सिस्टम एक बड़े तंबू जैसा था, जिसमें अलग अलग सोच और गुटों के लिए जगह थी। मतलब अंदर ही अंदर काफी खींचतान चलती रहती थी। लेकिन इसके ठीक उलट आज का बीजेपी सिस्टम कहीं ज्यादा एकसार यानी मोनोलिथिक है, और विचारधारा के लेवल पर आरएसएस से काफी प्रभावित बताया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं इस सिस्टम के पहले और शायद सबसे मजबूत पिलर की, फाइनेंशियल डोमिनेंस, मतलब पैसा और इसका खेल। अब देखिए, जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए गए तो कहा गया कि इससे पॉलिटिक्स में क्लीन मनी आएगा, पारदर्शिता बढ़ेगी। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसका ठीक उल्टा। क्रिटिक्स और यहां तक कि देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे लीगलाइज्ड करप्शन यानी कानूनी भ्रष्टाचार तक कह डाला, जिसने पारदर्शिता बढ़ाने की जगह उसे और घटा दिया। और विपक्ष ने इस पर कितना तीखा हमला बोला है, वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान से साफ हो जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट चला रहे हैं। और ये सिर्फ आरोप नहीं है, कुछ खोजी रिपोर्ट्स में ऐसे पैटर्न की ओर इशारा किया है जो गंभीर सवाल खड़े करते हैं। इसे क्विड प्रो को भी कहा गया, मतलब कुछ के बदले कुछ। जैसे फ्यूचर गेमिंग नाम की कंपनी, जिसके खिलाफ धोखाधड़ी का अलर्ट जारी होता है और उसके कुछ ही दिन बाद वो सबसे बड़ी बॉन्ड डोनर बन जाती है। या फिर मेगा इंजीनियरिंग, जो टॉप डोनर्स में से एक थी और उसे 1.7 बिलियन डॉलर के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। और तो और टॉप 30 डोनर्स में से 14 कंपनियों पर केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी चल रही थी, जो अक्सर डोनेशन देने के बाद रुक गई। पैसे की ताकत के बाद अब आते हैं दूसरे पिलर पर, और वो है नैरेटिव कंट्रोल, यानी कहानी को कंट्रोल करना। आम लोगों तक क्या मैसेज पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, इस पूरे खेल को मैनेज करना। और इस नैरेटिव वॉर में एक बड़ा हथियार बताया जाता है बीजेपी आईटी सेल को। ये पार्टी का डिजिटल आउटरीच डिपार्टमेंट है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक इसका नेटवर्क बहुत बड़ा है, करीब 1.5 लाख सोशल मीडिया वर्कर्स का। तो सवाल है कि ये सेल करता क्या है? खैर, कई जर्नलिस्टिक इन्वेस्टिगेशंस और इसके कुछ पुराने मेंबर्स के मुताबिक इसके काम करने के तरीकों पर गंभीर आरोप लगे हैं, जैसे कि गलत जानकारी फैलाना, सरकार की आलोचना करने वालों को डराना धमकाना, पत्रकारों और एक्टर्स को ट्रोल करना, और यहां तक कि समाज में नफरत फैलाने वाले कंटेंट को व्हाट्सएप पे वायरल करना। और इन आरोपों को और वजन मिलता है साध्वी खोसला के बयान से, जो खुद बीजेपी की एक पूर्व साइबर वॉलंटियर रह चुकी हैं। उन्होंने कहा कि ये संगठन स्त्रीद्वेष, इस्लामोफोबिया और नफरत फैलाता था। और देखिए, ये सब हो रहा है एक ऐसे दौर में जब खबरें हम तक पहुंचने का तरीका ही बदल गया है ना? अब न्यूज़ की खपत टीवी, अखबारों से शिफ्ट होकर व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आ गई है। यहाँ पर पारंपरिक मीडिया हाउसेस से ज्यादा अक्सर इंडिविजुअल क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर्स का दबदबा होता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी पिलर की, और वो है सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, यानी शासन का केंद्रीकरण। किस तरह से देश को चलाने के तरीके में बुनियादी बदलाव लाए जा रहे हैं। इसे समझने के लिए पहले फेडरलिज्म यानी संघवाद को समझना होगा। देखिए,
भारत का सिस्टम ऐसा है जहां केंद्र और राज्यों के बीच ताकत बटी हुई है। इसे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। मतलब यहां केंद्र हमेशा से ही काफी मजबूत रहा है। लेकिन एनालिस्ट्स का कहना है कि हाल के सालों में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जिसे वो कहते हैं रीयूनिटाइजेशन। अब ये थोड़ा भारी शब्द है, लेकिन आसान भाषा में इसका मतलब है पावर का रीसेंट्रलाइजेशन, यानी ताकत राज्यों से छिनकर और भी ज्यादा केंद्र सरकार के हाथों में जा रही है। और इसके उदाहरण हम सब ने सुने हैं। वन नेशन वन टैक्स यानी जीएसटी, वन नेशन वन ग्रिड, वन नेशन वन राशन कार्ड, और अब तो वन नेशन वन इलेक्शन का भी प्रस्ताव है। ये सारी नीतियां इसी सेंट्रलाइजेशन की तरफ इशारा करती हैं। ये जो स्ट्रक्चरल बदलाव हैं, ये सिर्फ पॉलिसीज तक ही सीमित नहीं हैं। इनका एक वैचारिक आधार भी है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने 2002 के गुजरात दंगों पर अपनी रिपोर्ट में पुलिस की एक कथित प्रतिक्रिया को डॉक्यूमेंट किया था। पीड़ितों से कहा गया, हमें आपको बचाने का कोई आदेश नहीं है। ये एक डरावना उदाहरण है कि जमीनी स्तर पर चीजों के क्या मायने हो सकते हैं। तो हमने 3 पिलर्स को समझ लिया। अब आखिर में जरा भविष्य की ओर देखते हैं। स्कॉलर्स के एनालिसिस के हिसाब से इस सिस्टम की अपनी क्या चुनौतियां या कमजोरियां हो सकती हैं। तो ये सब देखने सुनने के बाद जाहिर है मन में एक सवाल आता है, क्या ये सिस्टम इतना मजबूत है कि इसे कोई चुनौती नहीं दे सकता, या इसमें भी कुछ दरारें हैं, कुछ कमजोरियां हैं? एनालिस्ट्स के मुताबिक इसकी 3 मुख्य कमजोरियां हो सकती हैं। पहली, पूरी की पूरी व्यवस्था का सिर्फ एक लोकप्रिय नेता पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होना। दूसरी, समाज के अलग अलग तबकों, खासकर ओबीसी, एससी, एसटी समुदायों से प्रतिनिधित्व की बढ़ती मांग। और तीसरी, जो शायद सबसे बड़ी है, भारत की अपनी गहरी सामाजिक और क्षेत्रीय विविधता। मतलब इंडिया इतना डाइवर्स है कि उसे पूरी तरह से एक ही रंग में ढालना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। तो आखिर में सबसे बड़ी बात क्या है? एनालिस्ट्स का मानना है कि नेता भले ही बदल जाएं, नई चुनौतियां आ जाएं, लेकिन जिस वैचारिक जमीन पर यह पूरा सिस्टम खड़ा हुआ है वो यही रहने वाली है। उनका निष्कर्ष है कि एक नई सुबह से पहले ये एक लंबी दौड़ है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भारतीय राजनीति का ये दौर शायद अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इसकी तो बस शुरुआत हुई है।